ये ऑनलाइन पोर्टल पे स्वागत करता हूँ। सेशन नंबर 5 इम्पोर्टेंट सेशन है। कल हमारे 95 तक क्वेश्चन हो गए थे। 95 क्वेश्चन हो गए थे। सेशन कौन सा चल रहा है? यूपीपीसीएल TG2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हैं उनको सॉल्व किया जा रहा है। सही है, चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है। आगे क्वेश्चन क्या क्या है वो सारे क्वेश्चन को देखना है। इंपॉर्टेंट सेशन है, पूरा ध्यान तक अंतिम तक देखना, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन है, कौन है, क्या है, कैसे है, सारी चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और पसंद है ये सेशन तो लाइक कर देना और अपने दोस्त यारों में शेयर जरूर कर देना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहला सेशन और उसका पहला क्वेश्चन। सही है, पूछा गया क्वेश्चन नंबर 96 कि एलईडी का फुल फॉर्म क्या है, यानी एलईडी का पूर्ण रूप या एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो हमको पता है सर, एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड। क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड। बहुत सारे का फुल फॉर्म पूछता है, जैसे एलडीआर का पूछ देगा तो लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर, ठीक है। पीवी सेल यानी फोटोवोल्टेइक सेल। इस तरीके से क्वेश्चन अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? लाइट एमिटिंग डायोड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बैटरी बोल रहे हैं, ये तुम्हारा ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन है। जब तुम पार्ट के नाम पढ़ोगे तो तुम्हारा एक पार्ट आता है ब्रेदर, ठीक है। तो ब्रेदर में क्या भरे जाते हैं? तो सर ब्रेदर में वैसे तो भरे जाते हैं क्या? सिलिका जेल। क्या भरे जाते हैं सर? सिलिका जेल भरे जाते हैं। सिलिका जेल भरे जाते हैं, ठीक है। सिलिका जेल का क्या काम होता है सर? नमी सोखने का काम कौन करता है? हमारा सिलिका जेल करता है। जब नमी सोख लेता है तो सर क्या हो जाता है? वो पिंक हो जाता है। नमी सोखने के बाद पिंक हो जाता है और नमी सोखने के पहले ब्लू होता है। इसको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कौन काम करता है नमी सोखने का? ब्रेदर, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। सही है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन एक हमारा क्या है? न्यूक्लियर पावर प्लांट का एक पार्ट है, एलिमेंट यानी तत्व या पार्ट है जिसको बोल लो। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट का कौन सा पार्ट है? तो देख लो पहले कौन किसका पार्ट है। सर्ज टैंक का पार्ट कौन सा है? सॉरी, सर्ज टैंक किसका पार्ट है? तो सर ये पार्ट हमारा किसका है? हाइड्रो पावर प्लांट का, जो वाटर हैमरिंग को रोकता है। स्पिल भी किसका पार्ट है? सर हाइड्रो पावर प्लांट का ही है, जो एक्सेस वाटर होता है डैम को उसको बाहर निकालने का काम करता है, ठीक है। हेडवर्क किसका है? सर हेडवर्क भी हमारा किसका है? हाइड्रो पावर प्लांट का है। मगर ये जो हीट एक्सचेंजर है, हीट एक्सचेंजर आपका हो जाता है किसका? सर न्यूक्लियर पावर प्लांट का होता है। हीट एक्सचेंजर मतलब उष्मा का आदान प्रदान करने वाला सिस्टम। ये किसका होता है? तो उष्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट में ही होता है, ठीक है। कहीं कहीं हीट एक्सचेंजर का प्रयोग हम थर्मल में भी कर सकते हैं। सही है ना। चलो तो आई होप क्लियर हो गया सारे पार्ट का नाम कौन क्या कैसे है। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन क्या है कि यदि दो संधारित्र जिनमें से प्रत्येक 2 माइक्रोफैराड के हैं श्रृंखला क्रम में जुड़े हैं तो कुल धारिता कितनी होगी? यानी दो क्या है हमारे कैपेसिटर है। पहला एक ये है, दूसरा ये है। पहला कितना है सर? 2 माइक्रोफैराड का है। और ये भी कितना है सर? 2 माइक्रोफैराड का है। ये किस में जुड़े हैं? श्रेणी में जुड़े हैं। और हमको पता है कि श्रेणी में कैपेसिटर जुड़े हुए होने का मतलब रेसिस्टर की तरह जुड़ते हैं। तो रेसिस्टर श्रेणी में कैसे जुड़ता है? तो सर R1 + R2। मगर जो संधारित्र होता है जस्ट पैरेलल की तरह जुड़ने लगता है सीरीज होने के बावजूद। तो पैरेलल की कहानी क्या होती है? तो पैरेलल की देखोगे कहानी तो सिंपल यही निकल के आती है कि सर जो C इक्विवेलेंट होता है, जो C तुल्यांक यानी C इक्विवेलेंट की बात करते हैं, पैरेलल की तरह जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? C1 × C2 अपॉन C1 + C2 हो जाएगा। C1 की वैल्यू रखो कितनी है? 2 है। C2 की वैल्यू कितनी है? 2 है। दोनों को नीचे जोड़ दो, 2 + 2 तो कितना हो जाएगा? 4/4, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 माइक्रोफैराड। यानी यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 माइक्रोफैराड सही हो जाएगा। याद रखना पैरेलल में जैसा प्रतिरोध जोड़ता है ये सीरीज की तरह सीरीज कैपेसिटर में हो जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100। अकॉर्डिंग टू वोल्टेज ग्रेडिंग, वोल्टेज रेंज मोर देन 33,000 वोल्ट किस में चलाता है? ठीक है, वोल्टेज ग्रेडिंग करते हैं तो जब 33 kV से ऊपर की बात करते हैं, 33,000 वोल्ट को या ऊपर 33 kV के ऊपर की बात करते हैं तो किस में चलाता है? ये देखो एक केबल का चैप्टर पढ़ा हुए हैं, ठीक है, अभी हाल फिलहाल में पढ़ाएं तो इसको जाकर जरूर देख लो, तुमको आइडिया हो जाएगा। देखो पहले कहानी क्या होती है? लो टेंशन की, लो टेंशन केबल की बात होती है। फिर किसकी बात होती है सर? हाई टेंशन। फिर किसकी बात होती है सर? एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा हाई टेंशन, फिर सर सुपर टेंशन, ठीक है, सुपर टेंशन, फिर एक्स्ट्रा सुपर टेंशन, इस तरीके से होती है। तो लो टेंशन कितना होता है सर 1 kV तक होता है, ठीक है। हाई टेंशन कितना होता है सर 11 kV तक होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, सॉरी इसके ऊपर देखो, ये वाली जो पार्ट है ना, ये तुम्हारा किस में आ जाएगा, सुपर टेंशन में आ जाएगा। हाई टेंशन के बाद सुपर टेंशन, तो वो होता है सर 33 kV तक, सुपर टेंशन 33 kV तक। फिर इसके बाद जब एक्स्ट्रा हाई टेंशन की बात करोगे, यानी ये जो तुम्हारा बेसिकली है वो किसका है, इस वाले का है, ठीक है। फिर जब एक्स्ट्रा हाई टेंशन की बात करोगे तो कितना हो जाता है 33 kV के ऊपर, अपर, यानी जितने भी ऊपर होंगे वो किस में चले आएंगे, तुम्हारे हाई एक्स्ट्रा टेंशन में चले आएंगे। तो देखो मिनिमम वोल्टेज यानी 250 वोल्ट की बात बोल रहा है। लो टेंशन तुम्हारा कितना हो जाएगा 11 kV होगा। सुपर हाई वोल्टेज, सुपर हाई यानी एक्स्ट्रा हाई टेंशन की बात बोलता है तो लगभग 132 kV हो जाती है या 66 kV, ठीक है। फिर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज की बात बोलता है यानी एक्स्ट्रा हाई टेंशन की बात बोल रहा है, तो तुम्हारा चले आएंगे किस में 33 kV के ऊपर। इसको याद रखना है कितना हो जाएगा 33 kV के ऊपर वाली कहानी ये है, ठीक है। तो याद रखना 33 kV से ऊपर किसमें तो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज या एक्स्ट्रा हाई टेंशन, सेम चीज़ है। समझ में आया। चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। BIS के अनुसार क्या दिया है, BIS के अनुसार कोई नियम, BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार बिजली पंखों में के उप परिपथों में बिंदुओं की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो लाइट फैन सर्किट की बात बोला जी, लाइट फैन सर्किट में जो मैक्सिमम पॉइंट होते हैं वो कितने होते हैं 10 होते हैं। यही पावर की बात कर लेता है तो कितने होते हैं 2 होता है। वोल्टेज की बात करें तो सर ये 800 वाट होते हैं और ये कितना होता है सर 3000 वाट होते हैं। इसको याद रखना, यानी कितना हो जाएगा इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 10 पॉइंट, सही है। चलो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। पोनी मोटर क्या है। पोनी मोटर एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग हम प्राइम मूवर बोलो, देखो प्राइम मूवर बोल दें, प्राइम मूवर बोल दें या फिर स्टार्टिंग मोटर बोल, कोई दिक्कत नहीं। स्टार्टिंग मोटर किसके लिए सर जी, स्टार्टिंग मोटर का काम करता है किसके लिए, जितने भी सिंक्रोनस मोटर होते हैं, सिंक्रोनस मोटर के लिए क्या होता है स्टार्टिंग मोटर का काम करता है। या किसी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं प्राइम मूवर का। तो हमको पता है कि सर सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, इसलिए क्या होता है इसको शुरुआत में हमको स्पीड देनी पड़ती है कुछ ना कुछ 60 से 70%। तो 60 से 70% किसके द्वारा दिया जाता है प्राइम मूवर या स्टार्टिंग मोटर के द्वारा। और हमको ये भी पता है सर स्टार्टिंग मोटर तो कौन सा प्रयोग करते हैं हम, पोनी मोटर का प्रयोग करते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण है जिसका उपयोग परिपथ की किसकी सुरक्षा के लिए करते हैं, ठीक है। देखो फ्यूज क्या है, पहली कहानी सर फ्यूज हमेशा लो मेल्टिंग पॉइंट होनी चाहिए। जो भी फ्यूज का तार बनाते हैं लो मेल्टिंग पॉइंट और लो रेसिस्टिव होना चाहिए, लो रेसिस्टिविटी वाला होना चाहिए, जिसको प्रतिरोधकता बोलते हो तुम लोग, लो रेसिस्टिविटी वाली होनी चाहिए, ठीक है। और ये करता क्या है सर, जब उसके माध्यम से यानी फ्यूज के माध्यम से जब हाई करंट पहुंचता है, जब हाई करंट फ्लो करता है, हाई करंट फ्लो करता है तो एक I² यानी हीट लॉस होता है फ्यूज में, जिसके कारण वो क्या करता है मेल्ट हो जाता है। तो किसी सुरक्षा प्रदान करने लगा, सर सुरक्षा तुम्हारा प्रदान कर रहा है एक्सेस करंट यानी जो एक्स्ट्रा करंट है। क्यों, क्योंकि अधिक करंट जाएगा तो हमारे अप्लायंसेस को या फिर हमको क्या कर सकता है क्षति पहुंचा सकता है, इसलिए हम अतिरिक्त करंट सुरक्षा के लिए फ्यूज का प्रयोग करते हैं। और MCB ये सब का भी वही प्रयोग होता है, मगर फ्यूज क्या होता है सबसे सस्ता और रिलायबल होता है, मतलब जल्दी जल्दी तुम चाहो तो बदल सकते हो और सस्ता भी पड़ जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। वेन कॉइल ग्रुप कंटेन द सेम नंबर ऑफ कॉइल पर फेज पर कॉइल वाइंडिंग इज नोन, मतलब सिंपल भाषा में ये बोल रहा है जब सेम नंबर के कॉइल हो किसमें पर फेज हो पर पोल, यानी एक पोल पे जितने फेज है उसमें कॉइलों की संख्या सभी फेज पे सभी कॉइलों की संख्या के बराबर हो तो वो क्या कहलाता है इवन ग्रुप कहलाता है। बहुत लोग क्या करते हैं ये गलती करके कहते हैं कि सर जी वो तब तो सेम ग्रुप हुआ, तो सेम ग्रुप नहीं, उसको इवन ग्रुप बोलते हैं। और ग्रुप किसको बोलते हैं जिसमें एक वाली सेम नहीं होती है, ठीक है, इवन या ऑड हो जाते हैं, तब की कहानी ये हो जाती है। समझ में आया। तो ये चीज़ देखने, जब सेम होता है तो क्या बोलते हैं इवन ग्रुप बोलते हैं, और जब सेम नहीं होता है तो ऑड ग्रुप बोलते हैं। इवन मतलब जिसको सम बोलते हैं, सम नंबर विषम नंबर पढ़े हो, उसी टाइप से इसको लिया गया है, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो याद रखनी अपने से, इनमें से कौन दाब अनुकूलित जल रिएक्टर का लाभ है।
ठीक है। दाब-अनुकूलित मतलब क्या लाभ है सबसे बड़ा? ऊष्मा विनिमय के उपयोग के कारण ऊष्मा हानि नहीं, इसमें ऊष्मा हानि होती है मगर कम होती है, ठीक है। क्या होता है जब कंप्रेस कर देते हैं तो उससे क्या होता है, हीट कम एब्जॉर्ब होती है, तो ये नहीं है। दूसरा संकुचित कम होता है। तीसरा देख लीजिए पहले, अधिक विस्तृत सुरक्षा उपकरणों की आवश्यकता होती है, तो सही बात है, अधिक सुरक्षा उपकरण की आवश्यकता होती है, तो ये क्या हुआ, अच्छी बात है कि बुरी बात है? तो ये बुरी बात है, क्योंकि उसी काम के लिए हमको क्या कर रहा है, ज़्यादा इक्विपमेंट की आवश्यकता पड़े, ठीक है। मजबूत दाब यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, ये सही बात है, ठीक है, ये भी सही बात है, ये भी सही बात है, मगर पूछा लाभ क्या है? ये इसका लाभ थोड़ी है कि हम ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, ठीक है ना। हम तो यही चाहेंगे कि कम पैसे में हमारी काम हो जाए, तो ये भी उसकी लाभ नहीं है, ये भी उसका लाभ नहीं है। ये सब तीनों क्या है, उसकी हानियाँ हैं, ये सब तीनों उसकी हानियाँ हैं। तो लाभ क्या है कि सर संकुचित या कॉम्पैक्ट आकार, मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को दाबी प्रेशराइज चीज़ का प्रयोग करते हैं तो उससे शेप और साइज क्या हो जाती है, घट जाती है, ठीक है, शेप और साइज घट जाती है, ठीक है। 5 किलो का गैस है, जितने एरिया में फैला है उसको तुम कंप्रेस करके चाहो तो आधे किलो वाले वेसल में यानी आधे किलो वाले बर्तन में भी उसको तुम भर के रख सकते हो। ये उसका फ़ायदा होता है प्रेशराइज करने का, ठीक है, यानी कॉम्पैक्ट आकार यानी छोटा आकार होता है। देखो ये सब भी सही है, अगर ये सब भी देखें तो ये सब भी गलत नहीं है, मगर जब किसकी बात बोलेगा, हानि या लाभ की बात पूछा तो हमको लाभ वाले चीज़ को पे ही जाना है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से किस उपकरण का उपयोग छत का पंखा लगाने की दृष्टि से ईंट और कंक्रीट, क्वेश्चन छिपा है, हाँ देखो क्या पूछा है, दिए गए विकल्पों में से किस उपकरण का उपयोग छत का पंखा लगाने की दृष्टि से ईंट और कंक्रीट में छिद्र बनाने के लिए किया जाता है? किसका प्रयोग करते हो? लकड़ी की गुट्टी, एकदम नहीं, कभी तो तुम देखे नहीं होगे लकड़ी की गट्टी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। स्टील की गट्टी नहीं, पाइप कटर नहीं, ये क्या होता है, एक कच्चा जंपर होता है जिसके माध्यम से क्या करते हैं हम उसमें छेद करते हैं, किसमें, जो सीलिंग वूलिंग होता है उसमें छेद करके उसमें क्या करते हैं, हम हुक फंसाते हैं, जिससे क्या होता है छत का पंखा उस पर लटकता है, ठीक है। तो छेद करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, इसी रोल जंपर, जिसको कच्चा जंपर भी कहते हैं, उसका प्रयोग हम करते हैं। याद रखना है, कच्चा जब छेद कर देते हैं तो उसमें क्या होता है, हुक लगाते हैं, कुछ इस प्रकार का हुक लगाते हैं, ठीक है, इस प्रकार का कुछ हुक लगाते हैं जिसमें क्या होता है, तुम्हारी ऐसे करके तुम इसमें क्या फंसा देते हो, फैन फंसा देते हो, ऐसे फंस के चलता रहता है। तो ये जो फंसाते हो इसी को छेद करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो रोल जंपर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इसको याद रखना है, रोल जंपर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यदि धारा वोल्टेज सेम फेज में है तो फेज कोण शून्य है, ये सही बात है, इसको ये नहीं देता तब भी कहानी हो जाता, ये नहीं देता तब भी कहानी हो जाता, ये नहीं देता तब भी उतने से ही आइडिया लग जाता। जब धारा और वोल्टेज सेम फेज में होता है, यानी जब वी और आई इसी फेज में है तो क्या होता है, वी और आई इसी फेज में होने का मतलब इसके बीच में कला कोण कितना है, जीरो है। जब कला कोण जीरो होता है तो हमको पता है कि कला कोण का कॉस लेने पे पावर फैक्टर निकलता है, कला कोण का कॉस लेने पे पावर फैक्टर निकलता है, और कॉस जीरो की मान कितनी होती है, तो कॉस जीरो का वैल्यू कितनी होती है, 1 होता है, इसलिए इसकी पावर फैक्टर कितनी हो जाती है, उस अवयव जिसमें ये धारा और वोल्टेज सेम फेज में हो तो उसकी पावर फैक्टर यूनिटी हो जाती है। अब वो अवयव है क्या, तो सर ये अवयव तो हमारा रेसिस्टेंस है ना, रेसिस्टेंस है, ठीक है, इसको याद रखना, रेसिस्टेंस, सही है। चलो आगे देखते हैं। किस नियम के अनुसार जंक्शन बिंदु पर मिलने वाली विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, तो किरचॉफ का पहला नियम, सही है, कोई दिक्कत नहीं सर, किरचॉफ का पहला नियम ही होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, जिसको बोलते हैं हम KCL, किरचॉफ का करेंट लूप नियम, ठीक है, या जंक्शन नियम या किरचॉफ का प्रथम नियम। ये किसके सिद्धांत पे काम करता है, तो सर ऊर्जा बोल रहे हैं, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसको याद रखना है, ठीक है। फैराडे का नियम नहीं, प्रतिरोध का नियम नहीं, ओम का नियम नहीं, इसको याद रखना, सही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से किस टाइप का उपयोग हम डीसी ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं, डीसी ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं, मरकरी या विच टाइप ऑफ इक्विपमेंट इज यूज्ड डीसी ट्रांसमिशन लाइन। अच्छा, जब डीसी ट्रांसमिशन लाइन हो रही है तो इनमें से किसका प्रयोग करते हैं, यही पूछा है। देखो ट्रांसफार्मर डीसी नहीं एसी, इसी से आइडिया लगाना है। मरकरी आर्क लैंप एसी पे काम, ठीक है, सही ना, एसी पे काम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडेंसर यानी कैपेसिटर कभी भी डीसी पे काम नहीं करता है, एसी पे करता है, सिवाय इलेक्ट्रोलाइट को छोड़कर, ठीक है।
अब बाकी देखो, मरकरी आर्क रेक्टिफायर, रेक्टिफायर सर, रेक्टिफायर नाम से ही क्लियर हो रहा है, एसी को डीसी में बदलने वाला रेक्टिफायर। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तुमको आइडिया नहीं भी रहेगा, मगर उसके नाम से तुम पहचान जाओगे, अच्छा सर इसी का प्रयोग करते हैं। तो क्या होता है, मरकरी आर्क रेक्टिफायर कन्वर्ट, जो क्या करता है, डीसी ट्रांसमिशन में प्रयोग करते हैं, एसी को डीसी में बदलने का। ठीक है, एक प्रकार का रेक्टिफायर का टाइप है ये। ठीक है, ये सब चीज़ें याद रखनी है। बहुत चीज़ें ऐसे हैं क्वेश्चन में जो तुमको कभी नहीं आएगा, मगर नाम से तुमको ही क्लियर हो जाएगा। चलो, क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कौन एक पनबिजली संयंत्र हाइड्रोइलेक्ट्रिक संरचनाओं का भाग है। वही कहानी है कि हाइड्रो पावर प्लांट का कौन सा भाग है, जो आगे डिस्कस हो चुका है, हम बता चुके हैं। जो उसी क्वेश्चन घुमा के दोबारा पूछ लिया है। ठीक है, यानी 2-2 3-3 नंबर तो एक ही क्वेश्चन के इधर उधर करके पूछता है, यानी फ्री का नंबर मिलता है। पहली कहानी, कंडेंसर ना सर, कंडेंसर तो हम किस में प्रयोग करते हैं, कंडेंसर का प्रयोग तो हम थर्मल में करते हैं, जब वाष्प बन के आता है टरबाइन से तो उसको ठंडा करने के लिए। सुपर हीटर का भी प्रयोग क्या करते हैं सर, यानी जो गर्म होती है हवा, उसको हीट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सुपर हीटर का या एयर प्री हीटर। ठीक है, प्रयोग करते हैं, तो थर्मल में हो गया। गैस एक्सट्रैक्टर यानी निष्कर्ष, गैस निष्कर्षक, गैस निष्कर्षक यानी जो फ्लू गैसेस निकलती हैं उसको एक्सट्रैक्ट यानी अपने अपने अंदर सोखने का, चिमनी वाली। ठीक है, उसको करते हैं कि इधर उधर धुआं न उड़े ज़्यादा। अगला लास्ट देखो क्या है, स्पिलवे। हम पहले ही बताए स्पिलवे कहाँ प्रयोग होता है, डैम के पास प्रयोग होता है, कि जो एक्सेस वाटर होती है डैम की वो कहाँ हो जाती है, बाहर निकल जाती है। तो क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इसको याद रखना। ठीक है, ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द इंसुलेशन बिटवीन टू कंडक्टर इज फॉल्टी द करंट फ्लो बिटवीन देम, क्या हो जाएगा। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, देखो ध्यान से, दो कंडक्टर आराम से मस्त से काम कर रहे थे केबल के अंदर, इसके बीच का क्या हुआ, इंसुलेशन फेल्योर हो गया। जब इंसुलेशन हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में सड़ जाएंगे, और जब आपस में सड़ते हैं तो क्या होता है, भौकाल आता है, भौकाल। आपस में क्या होते हैं, निम्न प्रतिरोध यानी जीरो प्रतिरोध करके धारा उच्च कर लेते हैं, तो क्या हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट भाग। कभी कभी देखते हो इंसुलेशन जब लॉस हो जाता है तो अपने आप क्या हो जाता है, फ्यूज उड़ जाती है, कोई काम हो जाता है। क्यों, क्योंकि जब फ्यूज उड़ता है तो एक्सेस करंट को क्या होता है, रोकने का प्रयास करता है, जिसके कारण वो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है। इसलिए मेल्ट होता है क्योंकि वो धारा अधिक भाग में खींचने लगता है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिजिकल नंबर, द नॉर्मल केबल विच इज कनेक्टेड बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन कंज्यूमर लोड टर्मिनल। यानी देखो ये सवाल पूछा है सिंपल भाषा में, ये तुम्हारा क्या है, पोल है, ये क्या है तुम्हारा, पोल है, पोल है। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा, पोल है, और ये तुम्हारा क्या है, एनर्जी मीटर है। ये क्या है तुम्हारा, एनर्जी मीटर लगा हुआ है। तो यहाँ से जो लाइनें, ये जो तुम्हारी तुम केबल खींच के लाते हो, ये जो केबल खींच के लाते हो, इस केबल को क्या बोलते हो, तो इसको बोलते हैं सर्विसमैन, इसको बोलते हैं सर सर्विसमैन। क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं सर्विसमैन। सर्विसमैन बोलिए सर या सर्विस लाइन बोलिए, बात एक ही होता है। ठीक है, जिसका कभी हाई टेंशन बोलेगा या फिर हाई वोल्टेज, लगभग सेम कहानी होती है। समझ में आया। चलो, तो यहाँ पे सही आंसर समझ में आ गया, क्या हो गया, सर्विसमैन किसको बोलते हैं, ये पोल है तुम्हारा, ये एनर्जी मीटर है। सही है, इसको याद रखना। नेक्स्ट देखो, और ये जो तुम्हारा डिफाइन किया जाता है सर्विसमैन, किसके आधार पर डिफाइन किया जाता है, सर ये होता है किलोवाट के हिसाब से। ट्रांसमिशन देखते हैं तो सर करंट के हिसाब से, डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो सर वोल्टेज के हिसाब से, कौन किसके हिसाब से डिजाइन होता है कंडक्टर, ये भी चीज़ याद रखो, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सही है ना। अगला क्वेश्चन, विच टेक्निक इज यूज टू फाइंडिंग द एक्सट्रैक्ट फॉल्ट लोकेशन इन केबल। केबल में जब कहीं फॉल्ट हो जाता है तो उसको पहचानने का तरीका क्या है, तो मूरे और वार्ले रूप। जब तुम क्या पढ़ोगे, जब तुम बाबू मेगर पढ़ोगे ना, मेगर, जब मेगर पढ़ोगे तो इसमें तुमको 2 टेस्टिंग बताई जाएंगी, मूरे टेस्टिंग और वार्ले लूप टेस्टिंग। इससे ये पता चलता है कि कहीं पे अगर फॉल्ट हुआ रहेगा तो तुमको वहाँ पे क्या कर देगा, ओपन वोल्टेज या सारा का सारा वोल्टेज वहाँ पे बताने लगेगा, और करंट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो तुमको पता चलेगा कि अच्छा सर वहीं पे फॉल्ट है, वहाँ पे केबल टूटा हुआ है, वहाँ पे वहीं से क्या है, जोड़ को जोड़ना है हमको, वहीं पे कहीं ना कहीं फॉल्ट हुआ है उसी पॉइंट पे। तो ये कौन से टेस्टिंग के द्वारा होता है, मूरे और वार्ले लूप। बहुत इंपॉर्टेंट है, किस में प्रयोग किया जाता है, तो सर ये प्रयोग होता है अधिकतर मेगा टेस्टिंग में, जिसका काम क्या होता है, सर हाई वोल्टेज बोल रहे हैं, हाई इंसुलेशन या फिर ओपन सर्किट की टेस्टिंग करना। सही है। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 14। ये फ्री का नंबर देखो, 2-3 क्वेश्चन इसी से पूछ चुका है बार बार, और यहाँ पे एक फिर आ गया। पूछा क्या है कि सर यदि कार चालक यानी कंडक्टर के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाह अधिकतम वैल्यू, यानी जो ये दिया है, ये क्या दिया है, Vm की वैल्यू कितनी है,
10 एम्पियर दे चुकी है तो हमको बता दीजिए सर कि प्रभावी मान क्या होगा। प्रभावी मतलब इफेक्टिव मान, इफेक्टिव मतलब आरएमएस वैल्यू क्या होगी सर। तो वी आर एम एस सर आपको कितनी बार बता चुके हैं क्या होता है, वी एम बाई √2, और इसको लिखना चाहें तो क्या हो सकता है, वी एम इंटू 0.707, यही होता है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो वी एम की वैल्यू कितनी है, सॉरी वी एम की वैल्यू कितनी है सर, वी एम की वैल्यू तो 10 है और कितनी है 0.707। जब 10 इससे गुणा करोगे तो तुम्हारा एक पॉइंट आगे खींचा जाएगा, तब आंसर कितना निकल के आएगा 7.70 क्या एम्पियर। कभी कभी 7.70 जो देखकर वोल्टेज मत मार के चले आना, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या दे दिया, ये क्या है, ये कौन सी बला है। देखो पहले पता है कि बोला कि ये पहुंचा लो ये किस टाइप का कंडक्टर है, और नीचे ऑप्शन दिया है उसको बताओ। देखो क्या है, ऑल कंडक्टर, ऑल अल्युमिनियम कंडक्टर है ना सर जी, ऑल अल्युमिनियम कंडक्टर नहीं है। वाइट हो गया क्या, हाँ देखो ऑल अल्युमिनियम कंडक्टर है नहीं सर जी। क्या कॉपर कंडक्टर में, सर ये तो बिल्कुल नहीं है। क्या कॉपर कंडक्टर में, ये भी बिल्कुल नहीं, क्योंकि कॉपर कंडक्टर विद कैडमियम स्टील कंडक्टर है नहीं सर जी। कॉपर नहीं सर जी, देखने से ही पता चल रहा है, कॉपर तो पहचान जाएंगे, बचपन से देखते आ रहे हैं। ऑल अल्युमिनियम है नहीं सर, अल्युमिनियम तो है, ये जो साइड साइड देखो, ये जो साइड साइड है ये तुम्हारी एल्युमिनियम है, ये जो साइड साइड होती है एल्युमिनियम होती है। ये जो बीच में आया है ना, ये क्या है पता है, स्टील है। ये तुम्हारा जो बीच में आया है ये स्टील है, ये बीच वाली, ये जो बीच वाली कहानी है ये तुम्हारी स्टील है। ठीक है, और ये जो साइड साइड है, ये जो साइड साइड है तुम्हारी क्या है, ये कॉपर है। ठीक है, ये जो ये है तुम्हारी, ये क्या है तुम्हारी एल्युमिनियम है, इसको याद रखना, ये एल्युमिनियम कंडक्टर है। और जो बीच वाली है ये तुम्हारी स्टील रेनफोर्स है। समझ में आया, यानी ACSR का फुल फॉर्म पढ़े होगे, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, ये वही है। काम क्या करता है सर स्टील रेनफोर्स, सर कंडक्टर को यांत्रिक दृढ़ता या फिर यांत्रिक मजबूती प्रदान करने का काम करता है। कौन, स्टील से, इसलिए बीच से उसको गुजार देते हैं। ये तो यहाँ पे देखो लगभग 3 3 6 एक साथ दिया है ना। स्टील चाहे तो एक स्टील का भी प्रयोग कर सकते हो, अधिकतर स्टील एक भी प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है ना, तो इसको याद रखना। सही है, चलो आज 20 क्वेश्चन रहने देते हैं। आई होप ये सेशन पसंद आ रहा है जी, पसंद आ रहा है तो इसको जुड़ो, हम लोग की हेल्प करो। ठीक है, हेल्प करने का मतलब खुद पढ़ो, सिलेक्शन लाओ, ठीक है, और हम लोग के चैनल को आगे बढ़ाओ। ठीक है ना, क्योंकि बहुत मेहनत की जा रही है, ऑफलाइन बैच तो चलेगा, इसमें बहुत सारी मेहनत की जा रही है बच्चों पे। ठीक है ना, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, शेयर कर दो, और सेशन पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक भी कर दो। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट। ठीक है, चलो।